नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अभी वो हाल ही के दिन हैं जब ये चर्चा कर रहे था पूरा देश कि मोदी के मुकाबिल कौन है इस देश में। उनकी जैसी लोकप्रियता इस देश में न कभी किसी की थी, न कभी किसी की हुए, न किसी की होगी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज नरेंद्र मोदी का ग्राफ लोकप्रियता का ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि राहुल गांधी को वो सांसद रहें न रहें, उनको ओम बिरला जैसे लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कहने पर सदन से निष्कासित कर दें, बर्खास्त कर दें, उनका घर द्वार छीन लें, मुकदमा जितना चाहें उतना लाद दें उनके ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी, उस आदमी को अगर फर्क पड़ता है तो ये कि इस देश की जो आम जनता है वो कैसी है, उसके दुख दर्द में शामिल होना, उनकी समस्याओं को सुनना और सड़क से लेकर संसद तक उन्हें उठाना और सरकार को इसके लिए बाध्य करना कि उनकी समस्याओं को दूर करे। देश का अर्थतंत्र किस तरह से पूरी तरह से आर्थिक नैया समुंदर में डूब चुकी है, वो भी चंद पूंजीपतियों के चलते, जिसमें कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी शीर्ष पर है। लेकिन मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका रोज धमका रहा है। जब से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तब से लेकर के आज की तारीख तक रोज धमका रहा है और भारत की इतना साहस नहीं जुटा पा रहा है भारत की मुंहतोड़ जवाब दे सके। उन छोटे छोटे देशों ने, पूरे यूरोपीय संघ ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे डाली है। चीन हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, लेकिन भारत की हिम्मत नहीं हो पा रही। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संयुक्त प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी भारत के लिए कहा, वो चुपचाप सर नीचे झुका करके सुनते रहे। ये 56 इंच का सीना है, लाल आंखें हैं। लाल आंखें इस शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो खुद ब खुद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम याद आ जाता है। जब अमेरिका पाकिस्तान के लिए अपना बेड़ा भेजा था, उसने उसकी परवाह किए बगैर श्रीमती गांधी ने न केवल पाकिस्तान पर फतह हासिल की बल्कि पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। और आज एक प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पता नहीं क्यों अमेरिका से इतना डर लगता है, जबकि वो उनके अच्छे दोस्तों में से हैं। अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन कर चुके हैं। खैर, इससे मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारा विषय दूसरा है। मैं विषय की बात कर रहा था, लोग भारत में कौन ज्यादा लोकप्रिय नेता है और क्यों है। तो मैं बताता हूं कि राहुल गांधी
कि भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद उनका जो जन समर्थन है, जनता, वो जन प्रतिनिधि हैं तो वो जन के लिए जन का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं, केवल सोशल मीडिया की बदौलत नहीं, केवल एक्स पर पोस्ट करके नहीं, केवल फेसबुक इंस्टा पर पोस्ट करके नहीं, बल्कि जनता के बीच जा करके, चाहे वो कुलियों का मामला हो, राजगीर मिस्त्रियों का मामला हो, मोटर मैकेनिक का मामला हो, जूता चप्पल बनाने वालों का मामला हो। और एक चीज, जब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की होगी, महाराष्ट्र की होगी, तो महाराष्ट्र में चुनाव, भले चुनाव विशेषज्ञ लोग जीत गए हों, लेकिन मुंबई में जो एक बहुत बड़ा मसला फंसा हुआ है, वो भी मिस्टर गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। वो धारावी की जमीन, जिसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि अकेले धारावी चीन का मुकाबला कर सकता है उत्पादन के मामले में। हम चीन को धारावी के लोग ही बैकफुट पर ले आ सकते हैं। उस धारावी पर आंख गड़ाए, अब तो आंख गड़ाने की भी बात नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर के धारावी की पूरी जमीन अडानी के समर्पित कर दी है, गिफ्ट दे दिया। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, हालांकि कहने के लिए यह 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, मगर इसमें 10 करोड़ वर्ग फीट की जमीन अडानी को दे दी गई है। वो इस जमीन से पुनर्वास करेंगे। 14 करोड़ वर्ग मीटर की जमीन वो बेचेंगे। यानी मिला जुला करके ये खरबों का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को वहां के लोग पचा नहीं पा रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। कहने के लिए 50,000 परिवारों का सर्वे हो चुका है। इसमें से कितने काबिल होंगे, नाकाबिल होंगे, कितनों को निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि यहां जो एक चमड़ा उद्योग है, उसमें एक चमार स्टूडियो है, नया ब्रांड, चमार ब्रांड का, सुधीर राजभर का, जिसकी 20,000 इकाइयां हैं चमड़ा उद्योग की। 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं। वो सभी अडानी के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान धारावी से कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी, और अब राहुल गांधी गुरुवार को मुंबई पहुंचे और 3 घंटे 12 बजे से 3 बजे तक धारावी में बिताया। वहां के कारीगरों से मिले, चमड़ा उद्योग के कारीगरों से, चमार स्टूडियो के सुधीर राजभर से भी मिले। लोगों से अडानी के विरोध के बाबत भी बहुत कुछ जानकारी हासिल की। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट अचानक से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। ये उद्धव सरकार जब थी उस वक्त भी ये प्रोजेक्ट बना था। तब एक तकनीकी और आर्थिक रूप पर, जिसे ये टेंडर के मुताबिक जिसने इस प्रोजेक्ट को हासिल किया था, सारी विशेषज्ञता होने के बावजूद इस धारावी की जमीन के बीच रेलवे की थोड़ी सी जमीन थी, वो केंद्र सरकार को देनी थी। मगर केंद्र सरकार अडानी के अलावा और किसी को वो जमीन क्यों दे,
लिहाजा वो जमीन नहीं दी गई और फिर से नया टेंडर निकाला गया और वो टेंडर ही ऐसा था जिसमें अडानी को फायदा पहुंचे। अडानी साहब को टेंडर मिल गया, रेलवे ने वो जमीन भी दे दी अडानी साहब को। जब अडानी साहब का मामला है तो रेलवे क्या, पूरा देश उन्हीं का है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने तो सब कुछ उनके नाम समर्पित कर रखा है। वो सारा सब कुछ मिल गया। माने ये जो अडानी की एक कंपनी है नवभारत मेगा डेवलपमेंट, उसने 2000 करोड़ खर्च भी कर दिया है, प्लान वगैरह बना लिया है, डीपीआर तैयार है। अब उसे फडणवीस सरकार के पास जाना है, फडणवीस की मुहर लगनी है, लग जानी है, वो भी एक औपचारिकता बस है। उसके बाद ये भी अगले महीने तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी है। इस प्रोजेक्ट के तहत जनवरी 2001 के पूर्व वहां रहने वाले 350 वर्ग फीट और 2001 से 2011 तक के लोग जो वहां रहते रहे हैं उसमें से 300 वर्ग फीट का एक घर उनको पीएम आवास की तर्ज पर बनाकर के दिया जाएगा। ये भी योजना में शामिल है। माने करोड़ों की संपत्ति मुंबई की इस प्रोजेक्ट के लिए दाहिने बाएं से कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, उसके लिए अडानी को दे दी गई है। अब वहां पर राहुल गांधी पहुंच गए, 3 घंटे बिता दिया। समूची सत्ता घबराई हुई है कि राहुल ने आखिर वहां जाकर के क्या कर दिया। अब वहां गए हैं तो कुछ न कुछ तो किए होंगे। अडानी के प्रोजेक्ट में कहीं कोई लकड़ी न फंसा दे, कोई पेच न फंसा दे। वहां जो स्किल्ड वर्कर हैं, पुश्तों से काम करते चले आ रहे हैं, जिसकी तुलना राहुल गांधी चीन के उत्पादनकर्ताओं से करते हैं, वो लोग किधर जाएंगे? अडानी का विरोध करने सड़क पर तो नहीं उतर आएंगे। अभी अभी हाल में महायुति की सरकार बनी है, वहां पर उसके लिए कोई खतरा तो पैदा नहीं होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव जोड़ तोड़ सरकारी एजेंसियों, खासतौर पर चुनाव आयोग की बदौलत महायुति ने, एनडीए गठबंधन ने भले ही जीत लिया हो, लेकिन अभी महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय यानी कि बीएमसी का चुनाव भी होना है और देश का सबसे बड़ा ये स्थानीय निकाय है जिसका बजट ही 60,000 करोड़ का है, जो कि एक छोटे मोटे राज्य का बजट होगा। 227 सीट है। 2017 की बात अगर करें, जो कि आखिरी चुनाव हुआ था, उसमें 31 सीट कांग्रेस को मिली थी, 84 शिवसेना को, 82 बीजेपी को, करीब 7 सीट एनसीपी को भी मिली थी। उसके बाद से शिवसेना भी टूट गई, एनसीपी भी टूट गई। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में 2025 में जो चुनाव हुए, 24-25 में, उसमें भी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को बड़ी हार मिली। लेकिन अब बीएमसी के चुनाव को लेकर के एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बड़ी रस्साकसी है, क्योंकि जिसने बीएमसी जीत लिया, जिस बीएमसी पर जिसका कब्जा हो गया,
महाराष्ट्र उसका हो गया, मुंबई उसकी हो गई, और इसके लिए अभी कुछ समय जरूर है, बहुत जल्द वहां चुनाव होने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक तुरप का पत्ता जरूर फेंक दिया है। माने आप सोच सकते हैं कि वो आदमी, वो इंसान अलग अलग मोर्चों पर किस किस से लड़ाई लड़ रहा है। देश के की बात करें तो सत्ता पक्ष से उनकी लड़ाई है, संविधान की रक्षा की बात है, आरक्षण की बात है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। खुद अपनी पार्टी के भीतर जो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए, वो किस तरह से चुनाव हरवा रहे हैं, जीता हुआ चुनाव कैसे कांग्रेस हार जा रही है, इसके लिए भी वो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वजह यह है कि लोकप्रियता का ग्राफ राहुल गांधी का क्यों ऊपर जा रहा है और नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की राजनीति कभी नहीं की। वो आरएसएस के प्रचारक रहे, केवल पार्टी का प्रचार किया उन्होंने, संगठन का प्रचार किया। लेकिन राहुल गांधी आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनका ग्राफ ऊपर पहुंच रहा है। चुनावी जीत हार अलग मायने रखती है, उसको मैं दरकिनार कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो तय है कि जब तक मोदी सरकार केंद्र में बैठी हुई है तब तक वो किसी को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि सारी मशीनरी उनके हाथ में है। आज तक इस देश में कभी कुछ हुआ, ऐसा हुआ नहीं। अब कौन उनके खिलाफ बोलने जाएगा? कांग्रेस के लिए तो यह भी एक बड़ी मुश्किल चीज है कि जो स्लीपर सेल को हटावें तो उसकी जगह किसको ले आकर के बैठावें जो पूरी तरह से पाक साफ हो, कांग्रेस की रीत नीति में ढला हो, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप न हो, उसके ऊपर यौन शोषण का कोई आरोप न हो, वो किसी के प्रलोभन में ना आता हो। कितनी सारी शर्तें हैं, इसे भी खोज रहे हैं। लिहाजा महाराष्ट्र में चुनाव विधानसभा का हारने के बाद भी राहुल गांधी आम जनता के बीच, धारावी की जनता के बीच, जिसे कि नेस्त नाबूद करने पर आमादा है केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि वो प्रोजेक्ट गौतम अडानी को देना है। 3 घंटे की उस मुलाकात के बाद राहुल गांधी मोदी और शाह के घर में घुस गए हैं। आज आपको याद होगा कि संसद में उन्होंने कहा था कि 2027 में गुजरात में आपको हराएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, तो वो उसकी तैयारी में जुट गए हैं। इस बार अगले महीने में गुजरात में ही महासम्मेलन भी होने जा रहा है कांग्रेस का। आपको याद होगा कि 2017 में जो चुनाव हुए थे, जब राहुल गांधी वहां बैठे हुए थे, बैठ करके उन्होंने चुनाव लड़वाया। तो जिस तरह से अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पर समेट दिया, 400 के पार जाने की बात करने वालों को उस दौरान सैकड़ा भी नहीं पार करने दिया था गुजरात में। ये दिगर है कि वो खुद 72 पे ही आकर के फंस गए। तब कांग्रेस के जाने माने नेता, सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल, उन्होंने खेल किया था, जिसके चलते बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो गई।
और उसके बाद वाला चुनाव, उसमें कांग्रेस को महज शायद 17 सीटें मिली थी, उसमें से भी अब 11 ही विधायक उनके पास रह गए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह ठान लिया है कि अब की बार गुजरात छीन करके मोदी और शाह को बेघर कर देंगे, उनके घर में घुस करके उनको हराएंगे। तो इसका ऐसा तेवर, ऐसी रणनीति और जनता का समर्थन, इसमें से अगर माइनस कर दीजिए एजेंसियों को, चुनाव आयोग को, तो शायद 2024 में ही नरेंद्र मोदी वापस गुजरात वडनगर जा चुके होते। लेकिन अभी भी वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भारत में बल्कि वैश्विक रूप से भी चारों तरफ से संकटों से घिर चुके हैं। अब उन्हें कोई बचाने वाला शेष रह भी नहीं गया है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।